बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य, अर्थात समय के साथ कौन से नए राजा भारत में आए और उनके राज्य कहाँ से कहाँ तक उनका विस्तार हुआ। जैसे कि अध्याय के संक्षिप्त परिचय सबसे पहले हम पढ़ते हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य चाहमान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, चेर, पांड्यन और पाल इत्यादि थे। 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य ये दक्षिण भारत के राज्य थे चाहमान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, चेर, पांड्य और पाल इत्यादि। महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर क्या होता है? पूरी भूमि का मालिक शब्द का अर्थ है। महामंडलेश्वर जो प्राचीन काल में राजा लोग क्या करते थे, अपने आप को शक्तिशाली दर्शाने के लिए अपने नाम के साथ भारी भरकम शब्द जोड़ लेते थे। महामंडलेश्वर पूरे मंडल का स्वामी, इस शब्द का प्रयोग सामंतों के द्वारा अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के लिए किया जाता था। महामंडलेश्वर पूरे मंडल का स्वामी, महान स्वामी, इस शब्द का प्रयोग सामंतों के द्वारा अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के लिए किया जाता था। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ सोने का गर्भ, इसका अर्थ होता है सोने का गर्भ। यह ब्राह्मणों की ही सहायता से संपन्न किए जाने वाला एक हवन या अनुष्ठान था, जिसे राजा लोग जन्म से क्षत्रिय न होने पर, जो व्यक्ति या जो राजा जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे, वे राजा अपने आप को क्षत्रिय बनाने के लिए हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान या हवन किया करते थे। नंबर 4 त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का मालिक, यह राजाओं के द्वारा हासिल किए जाने वाली एक उपाधि थी। नंबर 5 राजतरंगिणी, 12वीं शताब्दी में कलहण के द्वारा रचित महान संस्कृत का एक काव्य जिसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया गया है। राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी में कलहण एक कवि था या व्यक्ति था, उसने एक महान संस्कृत भाषा में एक काव्य या बहुत बड़ी कविता लिखी, पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया गया है। नंबर 6 सुल्तान, सुल्तान अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। नंबर 7 सुल्तान महमूद, वह गजनी का सुल्तान था। उसने सन 997 ईस्वी 1997 ईस्वी में 1000 से 1030 तक शासन किया। उसने लूट मार करने के उद्देश्य से भारत पर 17 बार हमला या आक्रमण किए। नंबर 5 चाहमान, ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। इनमें चौहान के नाम से जाने लगा। चाहमान ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे, इन्हें बाद में चौहान के नाम से जाने लगा। पृथ्वीराज चौहान चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध राजा था। पृथ्वीराज चौहान, उसने तराइन के पहले युद्ध में 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन अगले साल तराइन के दूसरे युद्ध में वह उससे हार गया। नंबर 10 त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज का नियंत्रण को लेकर, कन्नौज एक राज्य था पर नियंत्रण को लेकर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के राजाओं के बीच आपस में होने वाले संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। 11 उर्ग और नाडू, चोल राज्य में किसानों की बस्तियों को उर्ग और गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। उर और नाडू, चोल राज्य में किसानों की बस्तियों को उर्ग तथा गांवों के समूह को नाडू कहा जाता है। नगरम, चोल राज्य में व्यापारियों के संघों के ये प्रयोग किया जाता था। आगे भाई त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे कौन से 3 पक्ष थे? जैसे आपको पहले बताया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। प्रश्न नंबर 3 चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? नंबर 1 चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित थी। नंबर 1 सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। नंबर 2 उसके पास स्वयं का घर होना चाहिए, उसके पास स्वयं का घर होना चाहिए। उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नंबर 4 उसे वेदों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5 वह पिछले 3 वर्षों से किसी समिति का सदस्य ना रहा हो। एक बार फिर बताते हैं आपको, चोल साम्राज्य में
सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित थी। नंबर 1, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का मालिक होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। नंबर 2, उसके पास स्वयं का घर होना चाहिए, उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नंबर 4, उसे वेदों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वह 3 वर्षों से किसी भी समिति का ना रहा हो। आगे भाई नंबर 6, उसे प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और वह ईमानदार भी होना चाहिए। उसे प्रशासनिक मामलों की नंबर 6, उसे प्रशासनिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए और वह ईमानदार भी होना चाहिए। नंबर 7, उसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा करवा रखे हों। आगे भाई प्रश्न नंबर 4, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर थे दिल्ली और अजमेर, जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। आगे है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? राष्ट्रकूट निम्नलिखित प्रकार से शक्तिशाली बने। नंबर 1, आरंभ में वे चालुक्य के कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। नंबर 1, आरंभ शुरुआत में जो राष्ट्रकूट थे वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। नंबर 2, 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता या गुलामी करने से इनकार कर दिया और उसे हराकर हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। नंबर 3, कुछ उद्यमी या मेहनती परिवारों के पुरुषों ने, बहादुर परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही, अपना राज्य कायम स्थापित करने के लिए सैन्य कौशल अर्थात सैन्य बल का प्रयोग किया अर्थात युद्ध किए। नंबर 4, चालुक्य के अधीन कुछ सामंतों ने अधिक सत्ता और संपदा मतलब अधिक भूमि और धन प्राप्त करने के लिए अपने अपने महासामंत और महामंडल को घोषित कर दिया। प्रश्न नंबर 6, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? नए राजवंशों से निमित्त कार्य किए। नए राजवंशों ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी, इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। अनेक राजाओं ने स्वीकृति हासिल करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान कराए, जैसे प्रथम राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, जन्म से अक्षत्रिय न होते हुए भी अक्षत्रियत्व प्राप्त किया। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए निमित्त कार्य किए। इन नए राजाओं ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का मालिक, इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियों या नामों के साथ जोड़ दिए। नंबर 2, अनेक राजाओं ने स्वीकृति हासिल करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए, जैसे प्रथम राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान या हवन किया तथा जन्म से अक्षत्रिय न होते हुए भी अक्षत्रियत्व प्राप्त किया। नंबर 7, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? भाई तमिल क्षेत्र में जो लोग खेती के लिए सिंचाई कैसे करते थे? तमिल क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था का विकास निम्न प्रकार से हुआ। नंबर 1, अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए, अनेक नहरों का निर्माण किया गया। वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए अनेक विशाल सरोवर या तालाब बनाए गए, जो सूखे के समय में खेतों में सिंचाई करने के काम आते थे। नंबर 3, कावेरी नदी की उपनदियों पर तटबंध या बांध बनाए गए और नहरों का निर्माण किया गया। तमिल क्षेत्र में एक वक्त कहते हैं तमिल क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था का क्या विकास कैसे हुआ? तमिल क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था का विकास निम्नलिखित प्रकार से हुआ। अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए, नहरों का निर्माण किया गया। नंबर 2, वर्षा के जल को नियंत्रित करने के लिए विशाल तालाब या बड़े बड़े तालाब बनाए गए। नंबर 3, कावेरी नदी की उपनदियों पर तटबंधों का निर्माण किया गया। नंबर 8, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी? चोल मंदिरों के साथ निम्नलिखित गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी। चोल मंदिरों के अपने आसपास के विकसित होने वाले वस्तुओं के केंद्र बनाए गए। चोल मंदिर शिल्पकला यानी वस्तुओं के उत्पादन के केंद्र थे। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। नंबर 2, चोल मंदिर के आसपास मंदिर में काम करने वाले लोग जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर और संगीतकार और नृतक या मंदिरों में नाचने गाने वाले भी रहते थे। आगे प्रश्न भाई अपना, जिस तरह के पंचायती चुनाव आज हम देखते हैं उससे पहले या उत्तर में पुराने समय के चुनाव कैसे अलग होते थे? भाई आज हम अपने जो गांव में सरपंचों का, पंचायतों का जो चुनाव है वो वोट डालकर
करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में किस तरह से सरपंच या पंचायतों का चुनाव किया जाता था। उत्तर, आज हम अपने पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा करते हैं, गुप्त मतदान द्वारा करते हैं, जबकि उत्तर में या प्राचीन काल में इन प्रतिनिधियों का चुनाव लॉटरी के द्वारा किया जाता था। विभिन्न समितियों के सदस्यों का चुनाव करने के लिए योग्य व्यक्तियों के नामों को ताम्रपत्र या तांबे की पत्तियों पर लिखकर या वृक्षों की पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़ों पर रखकर उन्हें एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था। और किसी छोटे बच्चे से लड़के को हर समिति के लिए एक एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। उस टिकट पर जिस व्यक्ति का नाम आता था उसे ही पंचायत का सदस्य बना दिया जाता था। एक बार फिर बताते हैं, आज हम अपने पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली का प्रयोग करके गुप्त मतदान द्वारा करते हैं, जबकि उत्तर मैरूर में इन प्रतिनिधियों का चुनाव लॉटरी द्वारा किया जाता था। विभिन्न समितियों के सदस्यों का चुनाव करने के लिए योग्य व्यक्तियों का नाम ताड़पत्र के छोटे छोटे टिकटों पर लिखकर मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। जिस व्यक्ति का नाम आता था उसे पंचायत का सदस्य बना दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज चौहान के विषय में आप क्या जानते हैं? पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा था और शक्तिशाली राजा था। पृथ्वीराज चौहान के विषय में आप क्या जानते हैं? हम पढ़ेंगे। अब देखिए उत्तर, पृथ्वीराज चौहान चाहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। पृथ्वीराज चौहान चाहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। चाहमान वंश को बाद में चौहान वंश के नाम से जाना गया। वह सन 1168 में 14 वर्ष की आयु में अजमेर की राजगद्दी पर बैठा था और अजमेर का राजा बना। युवा पृथ्वीराज चौहान ने कई सैनिक अभियान, मतलब कई सैनिकों के साथ कई युद्ध, अपने सैनिकों के साथ दूसरे राज्यों के राजाओं से कई युद्ध किए और उनमें जीत प्राप्त की। यद्यपि उसने राजस्थान और बुंदेलखंड के अनेक क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, किंतु उसने गुजरात के चालुक्य शासक भीमद्वितीय ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया या हरा दिया। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में तराइन या तरावड़ी के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ और मैदान से जान बचाकर भाग गया। अगले वर्ष अर्थात 1192 ईस्वी में इन दोनों के बीच तरावड़ी के इसी मैदान में पुनः युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की विजय हुई तथा पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की पराजय के परिणाम स्वरूप भारत में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी। एक बार फिर बताते हैं आपको पृथ्वीराज चौहान के विषय में आप क्या जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान चाहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। चाहमान वंश को बाद में चौहान वंश के नाम से जाना गया। वह सन 1168 में 14 साल की आयु में अजमेर की राजगद्दी पर बैठा था, राजा बना। युवा पृथ्वीराज चौहान ने कई सैनिक अभियान किए और उनमें जीत हासिल की। यद्यपि उसने राजस्थान और बुंदेलखंड के अनेक राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, किंतु उसे गुजरात के शासक भीमद्वितीय ने हरा दिया। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ तथा मैदान से जान बचाकर भाग गया। अगले वर्ष अर्थात 1192 में इन दोनों के बीच फिर से उसी मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की विजय हुई तथा पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की पराजय के परिणामस्वरूप भारत में मुस्लिम राज्य की नींव की शुरुआत हुई। आगे प्रश्न हमारा, चोल साम्राज्य में कृषि और सिंचाई की विशेषताओं का वर्णन करें। चोल साम्राज्य में खेती और सिंचाई की विशेषता। नंबर 1, कृषि की मुख्य उपज चावल थी। नंबर 1, कृषि की मुख्य उपज चावल थी। सिंचाई की सुविधाओं का विकास होने से वनों को काटकर जमीन को समतल करके भूमि को खेती योग्य भूमि में बदल दिया गया। सिंचाई सुविधा का विकास होने से वनों को काटकर जमीन को समतल करके भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए गए। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई
जाती थी। कई जगहों पर फसलों को कृत्रिम रूप से सिंचाई भी की जाती थी। कुछ इलाकों में नए कुएं खोदे गए। कुछ इलाकों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए अनेक तालाब भी बनाए गए। भाई इस प्रकार बच्चों आज के लिए हमारा लेसन नंबर 2 समाप्त होता है।